नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कर लिया था अपना वाजस्नेयी प्रातिशाख्य और प्रातिशाख्य। ठीक है, आज हम करते हैं अपना तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। हम कोशिश करते हैं कि जो ये आपका वैदिक साहित्य वाला टॉपिक है ये आज आपका कंप्लीट हो जाए। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, इस प्रातिशाख्य का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का संबंध किस वेद से है? कृष्ण यजुर्वेद से। यह प्रातिशाख्य 2 खंडों में विभक्त है तथा प्रत्येक खंड में कितने अध्याय हैं? 12। प्रत्येक खंड में कितने अध्याय हैं? 12। और कितने खंडों में विभक्त है? ये 2। ठीक है, इस प्रकार पूरा ग्रंथ सूत्रात्मक रूप से 224 अध्यायों में विभक्त है। विषयों का विवेचन अपनी विशेषता से प्रामाणिक है। ठीक है, पहले खंड में क्या है? इसके अंदर जो आपका पहला खंड है इसके अंदर वर्ण समाम्नायी, शब्द स्थान तथा शब्द की उत्पत्ति प्रकार, अनेक प्रकार की स्वर एवं विसर्ग, संधि, मूर्धन्य विधान आदि विषयों का विवेचन है। जो आपका पहला खंड इसके अंदर क्या है? वर्ण समाम्नायी, शब्द स्थान तथा शब्द की उत्पत्ति प्रकार और अनेक प्रकार की स्वर एवं विसर्ग, संधियां और मूर्धन्य विधान आदि विषयों का विवेचन किया गया है इसके अंदर। ठीक है, प्रथम खंड के अंदर। द्वितीय खंड में आपके नकार काणत्व विधान, अनुस्वार तथा अनुनासिक, अनुनासिक भेद, स्वरित भेद, संहिता स्वरूप आदि अनेक उपादेय विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ की भाषा शैली कैसी? आपकी सूत्रात्मक। भाषा शैली सूत्रात्मक किस ग्रंथ की है? आपकी तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ग्रंथ की। यह अत्यधिक महत्वशाली प्रातिशाख्य ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। नेक्स्ट है अपना सामवेदीय प्रातिशाख्य पुष्प। सामवेदीय प्रातिशाख्य पुष्प। प्रातिशाख्य पुष्प ऋषि के द्वारा प्रणीत होने के कारण प्रातिशाख्य पुष्प सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुष्प सूत्र के नाम से कौन सा शाख्य जाना जाता है? आपका सामवेदीय प्रातिशाख्य पुष्प। इसके 10 प्रपाठक हैं। कितने प्रपाठक हैं? 10। इस प्रातिशाख्य पर अजातशत्रु कृत भाष्य प्रकाशित हुआ है। यह साम प्रातिशाख्य गान संहिता से संबंध रखता है। यह साम प्रातिशाख्य गान संहिता से क्या रखता है? संबंध रखता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य। ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य, यह ग्रंथ सामवेद की कोथुम शाखा का प्रातिशाख्य ग्रंथ है। कौन सी शाखा का? सामवेद की कोथुम शाखा का। ठीक है, और इसलिए अन्य प्रातिशाख्यों में वर्ण विषयों के साथ इसके विषयों का भी गहरा संबंध है। ग्रंथ की पुष्पिका में इसे ऋक् तंत्र व्याकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस ग्रंथ की भाषा शैली क्या है? सूत्रात्मक। और किस ग्रंथ की भाषा शैली सूत्रात्मक? आपकी तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ग्रंथ की भी और ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य की भी भाषा ये शैली क्या है? आपकी सूत्रात्मक है। ठीक है, यह संपूर्ण ग्रंथ 5 प्रपाठकों में विभक्त है। 5 प्रपाठक में कुल कितने सूत्र हैं? 280। इस प्रातिशाख्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? शाक्टायन। ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य की रचयिता कौन है? आचार्य शाक्टायन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य। शौनकीय चतुर्ध्यायिका। इस प्रातिशाख्य का संबंध अथर्ववेद से है। किस प्रातिशाख्य का संबंध अथर्ववेद से है? शौनकीय चतुराध्यायिका। यह ग्रंथ 4 अध्याय में विभक्त है, इसलिए इसका नाम है चतुराध्यायिका। इसे विद्वानों ने कोत्स व्याकरण की संज्ञा भी दी है। किस व्याकरण की? कोत्स व्याकरण की। कोत्स व्याकरण की क्यों दी है? क्योंकि इस प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है? आपके आचार्य कोत्स। ठीक है, यही सबसे प्राचीन अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य है। इस ग्रंथ की विषय वस्तु अध्याय निम्न अनुसार है। प्रथम अध्याय में आपका क्या है? प्रथम अध्याय में ध्वनि तथा भेद, विसर्जनीय, अभिनिधान, अक्षर विकार तथा आगम का विधान है। दूसरे अध्याय में क्या है? आपका संधि का विवेचन है, जिनमें 3 अंतिम स्पर्शों की संधि, विसर्जनीय संधि, निपात से प्राप्त संधि नियमों
एवं ऊष्म वर्णों के विकार आदि का प्रतिपादन है। ठीक है। तीसरे में क्या है आपका, संहिता पाठ में होने वाले द्व्यत्व विधान, द्वित्व विचार, स्वर संधि, स्वरित के अनेक भेद तथा अणत्व विधान आदि विषयों का विवेचन है। अध्याय के अवग्रह क्रम पाठ का निरूपण एवं उसको आवश्यकता पर विचार किया गया है। कौन सी अध्याय में, आपके चौथे अध्याय में। ठीक है। इसके कुल कितने अध्याय हैं आपके, 4 अध्याय हैं। ठीक है, 4 अध्याय है, इसलिए इसका नाम क्या है, शोणिक्य चतुराध्याय का। और इसको कोत्स व्याकरण भी कहा जाता है। कोत्स व्याकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके रचयिता कौन है, आचार्य कोत्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद प्रातिशाख्य। इस प्रातिशाख्य में संधि, स्वर तथा पद पाठ के नियम बताए गए हैं, जिनमें स्वरों का वर्णन अधिक विस्तार से किया गया है। यह प्रातिशाख्य पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता जो अन्य प्रातिशाख्यों में उपलब्ध होते हैं। कौन सा प्रातिशाख्य पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, आपका अथर्ववेद प्रातिशाख्य। ठीक है। आचार्य शाकल्य को छोड़कर अन्य किसी आचार्य का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता। आचार्य शाकल्य का उल्लेख किस प्रातिशाख्य में मिलता है, आपका अथर्ववेद प्रातिशाख्य में। केवल और केवल आचार्य शाकल्य का ही वर्णन मिलता है, किसमें, अथर्ववेद प्रातिशाख्य में। ठीक है। दोनों ग्रंथ मिलकर अथर्ववेद के समस्त विषयों का निरूपण करते हैं। इस ग्रंथ की विभाषा शैली क्या है आपकी, सूत्रात्मक। कौन सी शैली है आपकी, सूत्रात्मक। ठीक है। यहाँ पर आपके प्रातिशाख्य कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारी व्याकरण। कौन सी, व्याकरण। व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है, जैसे व्याकरण में है आपका वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुकरीय धातु और लूट प्रत्यय। क्लियर। वी और आंग उपसर्ग, डुकरीय धातु और लूट प्रत्यय से मिलकर आपका क्या बना, आपका व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। अर्थात जो पदों की रचना करे एवं शुद्ध पदों का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं, हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष के अंगों में व्याकरण को क्या कहा गया है, मुख। वेद रूपी पुरुष के अंगों में व्याकरण को क्या कहा गया है, मुख, अर्थात मुखम समृतम व्याकरणम। ठीक है। व्याकरण के उद्देश्य आपके हैं, महर्षि पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में प्रथम आहनिक यानी कि पशुप साहनिक में व्याकरण के 2 नियोजन निर्धारित किए हैं। ठीक है। 2 नियोजन निर्धारित किसने किए हैं, महर्षि पतंजलि ने। पहला मुख्य प्रयोजन आपके कितने हैं, 5। पहला रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंधे। ये आपको ध्यान रखने हैं, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंधे। ठीक है। गौण प्रयोजन कितने होते हैं आपके, 13। तेसुरा, दुष्ट शब्द, यदितम, यस्तु प्रयुक्ते, अविद्वांस, विभक्ति कुर्वन्ति, यो वा इमाम, चत्वारि, उतत्वय, सक्तुमिव, सारस्वतीम, दशम्याम पुत्रस्य सुदेवो असि। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की तुलना वृषभ से करते हुए व्याकरण की विषय वस्तु का सूक्ष्मता से वर्णन किया है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की तुलना किससे की है, वृषभ से की है। और जो महर्षि पतंजलि इसने मुख्य प्रयोजन बताए हैं, आपके मुख्य प्रयोजन कितने हैं, आपके 5। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंधे। और आपके गौण प्रयोजन कितने हैं, आपके 13। ये पूछे जा सकते हैं कि मुख्य प्रयोजन कितने हैं, आपके 5 और गौण प्रयोजन कितने होते हैं, आपके 13। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की तुलना किससे की है, आपकी वृषभ से की है। वृषभ से की है, देखिए कैसे। पहला है चत्वारि श्रृंगा यानी कि पद कितने हैं, पद कितने हैं, 4। पहला है नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। चत्वारि श्रृंगा यानी कि पद, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। त्रियपादा यानी कि काल, वर्तमान, भूत और भविष्य। सप्तहस्त यानी कि विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। 7 हाथ बताए हैं, 3 पैर बताए हैं, 4 सींग बताए हैं और 2 शीर बताए हैं, यानी कि धवनी और स्फोट। द्वे शीर्षी, धवनी, स्फोट। ठीक है।
त्रिधा बद्धा यानी कि उच्चारण भेद कितने बताए हैं इसके, उरस कंठ शिरस। ठीक है, उरस कंठ और शिरस। वर्तमान में पाणिनि कृत व्याकरण प्रसिद्ध है जिसकी रचना का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। वर्तमान में कौन सी रचना प्रसिद्ध है आपकी, वर्तमान में पाणिनि कृत व्याकरण प्रसिद्ध है जिसकी रचना का नाम क्या है आपका, अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ को अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन या वृत्ति सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अष्टाध्यायी को किस नाम से जाना जाता है, अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन या वृत्ति सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निरुक्त, निरुक्तम। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते यानी कि निरुक्त को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा गया है, श्रोत्र यानी कि कान कहा गया है। व्याकरण को कहा गया है मुख, मुख, और निरुक्त को कहा गया आपका श्रोत्र यानी कि कान। निरुक्त यास्क मुनि द्वारा रचित रचना है जिसकी शैली क्या है, गद्यात्मक है। यास्क मुनि द्वारा रचित रचना कौन सी आपकी, निरुक्त, और निरुक्त की शैली क्या है आपकी, गद्यात्मक। ठीक है, निरुक्तम निघंटु ग्रंथ पर रचित भाष्यभूत क्या है, टीका है। निघंटु में वेदों के कठिन शब्दों का समुच्चय है, इसे वैदिक कोश भी कहा जाता है। जो आपका निघंटु है ना, इसके अंदर जो वेद के आपके जितने भी कठिन शब्द हैं उनका एक समूह है और इसे वैदिक कोश भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को वर्ण समामनाएं भी कहा जाता है। किस ग्रंथ को वर्ण समामनाएं कहा जाता है, निरुक्तम को। किस ग्रंथ को वर्ण समामनाएं कहा जाता है, निरुक्तम को। और इसमें इसके अंदर कितने अध्याय हैं आपके, 5। 1 से 3 तक अध्याय को बोलते हैं हम नैघंटुक कांड, चतुर्थ अध्याय को बोलते हैं हम नैगम कांड, और 5वें अध्याय को बोलते हैं हम दैवत कांड। 1 से 3 तक के अध्याय को क्या बोलते हैं हम, नैघंटुक कांड। चतुर्थ को बोलते हैं हम नैगम कांड, और 5वें अध्याय को हम बोलते हैं दैवत कांड। ठीक है, ये था आपका निरुक्त। व्याकरण को क्या कहा गया है, मुख, निरुक्त को कहा गया है श्रोत्र, और छंद को कहा गया आपका पैर। ठीक है, छंद को क्या कहा गया है, पैर। षड वेदांग में छंद को पाद यानी कि पैर की संज्ञा दी गई है। छंद शब्द में छद धातु है जिसका अर्थ है ढकना। ठीक है, छंदांसी छादनात्। आचार्य पिंगल मुनि की रचना छंद सूत्रम, छंद का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। जो छंद सूत्रम है इसके रचयिता कौन है आपके, आचार्य पिंगल। ठीक है, छंद एक प्रामाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के पूर्व भाग में वैदिक छंद और उत्तर भाग में कौन सा छंद आपका, लौकिक छंद। ठीक है, वैदिक छंद वृत्रात्मक यानी कि वर्णात्मक होते हैं आपके, और जो छंद सूत्रम है वो किसकी रचना है आपकी, पिंगल मुनि की। ठीक है, और इसके 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका वैदिक छंद और उत्तर भाग में है आपका लौकिक छंद। क्लियर। छंद को क्या कहा गया है, पैर। व्याकरण को कहा गया है मुख, निरुक्त को कहा गया है श्रोत्र, और छंद को कहा गया है पैर। नेक्स्ट है आपका ज्योतिष। ठीक है, वेद रूपी पुरुष का चक्षु किसे माना गया है, ज्योतिष को। वेद रूपी पुरुष का नेत्र किसको माना गया है, ज्योतिष को। इसके प्रवर्तक कौन है, आचार्य लग्ध यानी कि लग्धाचार्य। ज्योतिष के प्रवर्तक कौन है आपके, आचार्य लग्ध। ठीक है, वैदिक आदि यज्ञ कर्मों के शुभता विचार यानी कि शुभ मुहूर्त के लिए ज्योतिष नामक वेदांग का विकास हुआ। ज्योतिष ग्रंथ ऋग्वेद एवं यजुर्वेद दोनों के ही प्राप्त हुए हैं। जो आपके ज्योतिष ग्रंथ है वो ऋग्वेद के भी हैं और आपके यजुर्वेद के भी हैं। ठीक है, ऋग्वेद के हैं आर्च ज्योतिषक, इसके अंदर कितने श्लोक हैं, 36, और यजुर्वेद का आपका यजुष ज्योतिष, इसके अंदर श्लोक कितने हैं आपके, 43। ठीक है, ऋग्वेद का तो आपका आर्च ज्योतिषक और यजुर्वेद का आपका यजुष ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष में नक्षत्र ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया है। 27 नक्षत्रों की गणना ज्योतिष के आधार पर ही हुई है। जो आपके 27 नक्षत्र हैं उनकी गणना किसके आधार पर हुई, आपकी ज्योतिष के आधार पर हुई है। और ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष का क्या माना गया है, इसका चक्षु यानी कि नेत्र माना गया है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि नक्षत्रों की गति का निरीक्षण, परीक्षण एवं विवेचन होता था। सौर चंद्रमा की गणना भी होती थी। अतः ये ज्ञेय कार्य यानी कि जो शुभ कार्य हैं आपके, उनके लिए चंद्रमा को ही क्या माना जाता है, मुख माना जाता था। ठीक है, ज्योतिष के आधार पर ही 12 राशियों का उल्लेख मिलता है।
12 राशियों का उल्लेख किसके आधार पर मिलता है? आपका ज्योतिष के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कल्प। वेदों की विविध संहिताओं के ब्राह्मण ग्रंथों में बताए गए कर्मों को व्यवस्थित करने वाला वेदांग क्या कहलाता है? आपका कल्प। यानी कि जो वेद में विविध अनेक प्रकार की जो शाखाएं बताई गई हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ में जो क्रम बताए गए हैं, उनको व्यवस्थित करने वाला कौन है? आपका कल्प। कल्प को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है? हाथ। ठीक है, कल्प के 4 प्रकार बताए गए हैं: श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्व सूत्र। कल्प के कितने प्रकार बताए गए हैं? आपके 4: श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र। ठीक है, इसके अंदर आपका श्रोत्र सूत्र, इसमें श्रुति प्रतिपादित योगा का कर्मशः वर्णन है। ऋग्वेद के आपके आश्वलायन श्रोत्र सूत्र और शंखायन श्रोत्र सूत्र। यजुर्वेद के आपके कात्यायन श्रोत्र सूत्र, बोधायन श्रोत्र सूत्र, आपस्तंभ श्रोत्र सूत्र, भारद्वाज श्रोत्र सूत्र और वाराह श्रोत्र सूत्र। इसके अंदर ये जो आपका कात्यायन श्रोत्र सूत्र है, ये तो आपका स्कूल यजुर्वेद से है, और जो बाकी के आपके 4 रहते हैं, ये 5 रहते हैं, 4 रहते हैं, ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है, सामवेद से आपका आर्षे श्रोत्र सूत्र, जैमिनीय श्रोत्र सूत्र। देखिए ये जो अंदर वाले हैं, ये इतने याद करने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंद्र की कल्प के कितने प्रकार बताए गए हैं? आपके 4। पहला श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए मोटा मोटा, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद भी आप इसको देख सकते हो। ग्रह सूत्र, ग्रह जीवन से संबंधित संस्कारों का वर्णन। कितने संस्कार हैं इसके अंदर? 16 संस्कार एवं पंच महायज्ञ का वर्णन किसका किया गया है? यानी कि गृहस्थ जीवन से संबंधित संस्कार एवं 16 संस्कार एवं पंच महायज्ञ का वर्णन किसके अंदर किया गया है? आपका ग्रह सूत्र के अंदर। आप एक बार फिर से देखना, व्याकरण को कहा गया है, क्या कहा गया है? मुख। निरुक्त को कहा गया है श्रोत्र, छंद को कहा गया है पैर, ज्योतिष को कहा गया है चक्षु और कल्प को कहा गया है हाथ। ठीक है, आप एक बार इनको देख लीजिए। ऋग्वेद का है आश्वलायन ग्रह सूत्र, सांख्यायन ग्रह सूत्र, कौशिक की ग्रह सूत्र। ठीक है, यजुर्वेद के हैं आपके, ये आप ये देख लेना आप एक बार, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इतने याद रहते हैं। ठीक है, धर्म सूत्र में क्या है? आपका वर्णाश्रम आदि सामाजिक विधियों का वर्णन किसके अंदर किया गया है? धर्म सूत्र के अंदर। और यज्ञ वेदी निर्माण के नियमों का ज्ञान किसके अंदर किया गया है? शूल्व सूत्र के अंदर। आप बस इतना याद रखना कि यज्ञ वेद निर्माण के नियमों का ज्ञान किसके अंदर किया गया है? आपका शूल्व सूत्र के अंदर। वर्णाश्रम आदि सामाजिक विधियों का वर्णन किया गया है आपका धर्म सूत्र के अंदर। और जो आपके ग्रह के संस्कार हैं, आपके जो 16 संस्कार हैं और पंच महायज्ञ का वर्णन किसके अंदर किया गया है? आपका ग्रह सूत्र के अंदर। और श्रोत्र सूत्र में किया गया है श्रुति प्रतिपादित यज्ञों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज अपना जो ये वैदिक साहित्य वाला टॉपिक है, ये अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो वैदिक साहित्य वाला, ये आपका केवीएस एनवीएस में भी आएगा, ये आपका स्टेट में भी आएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अभी केवीएस का सभी लोग जो अपना टायर 1 है उसी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पहले एग्जाम तो उसी का आना है, फिर उसके बाद होगा जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसका। तो ये बात सही भी है कि पहले अपने टायर 1 की आप तैयारी करो, लेकिन अगर साथ के साथ अगर एक एक वीडियो देखते भी हो ना, तो भी जब एग्जाम जल्दी ही देंगे टायर 2 का भी, अगर आप इन वीडियो को देखोगे फिर दोबारा, तो आपको क्लियरली डाउट आपके सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए पसंद हैं, यानी कि आपके लिए हेल्पफुल, आपको पसंद आ रही हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है मेरी वीडियो को देखने से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।